नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीआरए की 4th यूनिट, अस्पताल की नीतियों और प्रक्रियाओं का परिचय। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो पीआरए होते हैं उन्हें अस्पताल की नीतियों के बारे में पता होना चाहिए और किस तरीके से हॉस्पिटल फैकल्टीज और फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और पीआरए को किस तरीके से इसमें अपनी भागीदारी निभानी होती है। तो आइए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। कार्य सूची, फर्स्ट चिकित्सालय जो हम स्लाइड नंबर 5 को पढ़ेंगे। सेकंड, अस्पताल के मुख्य कार्य जो हम स्लाइड नंबर 7 पर पढ़ेंगे। थर्ड, अस्पताल की पॉलिसियों और प्रक्रियाओं का परिचय जो हम स्लाइड नंबर 8 पर पढ़ेंगे। फोर्थ, अस्पताल की नीतियों के उद्देश्य जो हम स्लाइड नंबर 9 पर पढ़ेंगे। 5, अस्पताल की नीतियों और स्वास्थ्य संबंधित उद्देश्य जो हम स्लाइड नंबर 11 पर पढ़ेंगे। 6, स्वास्थ्य देखभाल में प्रक्रियाएं क्या है जो हम स्लाइड नंबर 12 पर पढ़ेंगे। 7, स्वास्थ्य संबंधी नीतियों और प्रक्रियाओं जो हम स्लाइड नंबर 13 to 14 पर पढ़ेंगे। 8, अस्पताल की नीतियां और प्रक्रियाओं के प्रकार जो हम स्लाइड नंबर 15 से 19 पर पढ़ेंगे। फिर 9, अभ्यास प्रश्न जो हम 6th, 10th और 20 नंबर स्लाइड पर देखेंगे। चिकित्सालय और अस्पताल क्या होते हैं इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि एक संस्था होती है या एक इंस्टीट्यूट होते हैं जहां पर पेशेंट को ओपीडी बेसिस, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या आईपीडी बेसिस या इन पेशेंट डिपार्टमेंट पर बेसिस पर केयर और क्योर प्रोवाइड किया जाता है। वहां पर मरीज जाता तो बीमारी से ग्रसित होकर है या पर लौटता है जब वो उस बीमारी से ठीक होकर या उसमें रिलीफ पाकर ही अपने घर पर लौटता है। अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स होते हैं जो पेशेंट को देखते हैं, उसे मेडिसिन देते हैं और जो नर्सिंग स्टाफ होता है उसकी देखभाल करते हैं। पर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि पीआरए, पेशेंट रिलेशन एसोसिएट। पेशेंट रिलेशन एसोसिएट का क्या वर्क होता है? पेशेंट रिलेशन एसोसिएट क्या करते हैं कि जो हमारे पेशेंट होते हैं उन्हें हमारे हॉस्पिटल से ओरिएंटेट कराते हैं। ओरिएंटेट मतलब उन्हें बताते हैं कि हमारे इस डिपार्टमेंट में ये डॉक्टर्स बैठते हैं, इस डिपार्टमेंट में ये नर्सिंग फैकल्टी है, इस डिपार्टमेंट में ये चीज़ आपको अवेलेबल होगी और हमारे हॉस्पिटल में क्या क्या मिलता है फैसिलिटीज़ में। ये सब किसका काम होता है? पीआरए का। और वो एक वकील की तरह वर्क करते हैं। मतलब अगर कोई पेशेंट है या उसका कोई फैमिली मेंबर है तो उसे वो बताते हैं कि आपको किस तरीके से हमारे हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधा मिल जाती है। तो इस बेसिस पे हम लोग एक पीआरए की हेल्प से रोगियों और नर्सिंग स्टाफ या हॉस्पिटल स्टाफ के बीच में एक अच्छा सा आईपीआर मेंटेन कर सकते हैं। अस्पताल या चिकित्सा तथा औषधालय मानव सभ्यता आदि काल से ही बनते चले आए हैं। वेद और पुराणों के अनुसार स्वयं भगवान ने प्रथम चिकित्सक के रूप में अवतार लिया था। 5000 वर्ष या इससे भी प्राचीन इतिहास में चिकित्सालयों के प्रमाण मिलते हैं जिनमें चिकित्सक तथा शल्य कोविद का काम करते हैं। शल्य कोविद मतलब सर्जन। हाँ, हॉस्पिटल्स के अंदर फिजिशियंस भी अपन को मिलते हैं और सर्जन्स भी अपन को मिलते हैं। ये चिकित्सक तथा सर्जन्स रोगियों को रोग मुक्त करने और उनके अति नाशन तथा मानवता की ज्ञान वृद्धि के भाव से प्रेरित होकर स्वयं सेवक की भांति अपने कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। और डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? पेशेंट को रोग मुक्त करने के लिए, इलनेस फ्री करने के लिए हेल्प करते हैं। वो अपनी जो भी सर्विस है या सेवा है वो स्वयं भाव से देते हैं। आधुनिक अस्पतालों की आवश्यकताएं अत्यंत विशिष्ट हो गई है और उनकी योजना बनाने भी एक विशिष्ट कौशल या विद्या है। प्रत्येक अस्पताल एक बहिरंग विभाग और एक अंतरंग विभाग होता है जिसका निर्माण वहां की जनता की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और इन पेशेंट डिपार्टमेंट। अगर कोई छोटा सा अस्पताल है तो वहां पर ओनली आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होगा। अगर कोई बहुत बड़ा अस्पताल है, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, तो वहां पर आईपीडी भी होगी और ओपीडी भी होगी। आईपीडी मतलब अंतरंग विभाग या इन पेशेंट डिपार्टमेंट। प्रश्न देखते हैं हम। एक अस्पताल का मूल उद्देश्य क्या होता है? एक तो हॉस्पिटल का क्या
मतलब क्या इम्पोर्टेंट वो देना चाह रहा है। तो ऑप्शन है रोगियों की देखभाल करना, ब ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, स रोगी और परिवार की शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है, एक अस्पताल का उद्देश्य होता है, उसका जो मेन एम होता है वो होता है रोगियों की देखभाल करना। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अस्पताल के मुख्य कार्य। क्या क्या कार्य हो सकते हैं एक हॉस्पिटल के। अस्पताल का मुख्य कार्य है जनसंख्या को पूर्ण स्वस्थ देखभाल प्रदान करना। यह स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण के लिए केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। एक अस्पताल आमतौर पर एक सामाजिक और चिकित्सा संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अस्पताल का काम क्या होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पर जो पेशेंट है या जो पीपल्स हैं वो जा रहे हैं अपनी इलनेस के रिलेटेड, उन्हें कोई बीमारी है या उन्हें कोई प्रॉब्लम है, मतलब एक अपन बोलते हैं ना, एक स्वस्थ मानव में क्या देखा जाता है, या तो वो मानसिक, शारीरिक और आत्मीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो अगर पर्सन हेल्दी नहीं है, या उसे कोई प्रॉब्लम है, या उसे दर्द हो रहा है, या उसे कोई मानसिक तनाव की वजह से कोई बीमारी हो रही है, तो उसे रिलीफ करने के लिए, उसे छुटकारा पाने के लिए, या उसी तरह उसे कम करने के लिए वो कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, या ऐसे संस्था में जाएगा जहां पर उसे उसकी बीमारी का निदान मिल सके, ट्रीटमेंट मिल सके। अस्पताल एक संस्था जो बीमार के निदान के लिए निर्मित कर्मचारियों और सुसज्जित बीमार और घायलों के चिकित्सा और शल्य चिकित्सा दोनों के उपचार के लिए और इसे प्रक्रिया के दौरान उनके आवास के लिए। आधुनिक अस्पताल अक्सर जांच और शिक्षण के केंद्र के रूप में भी कार्य करते हैं। हाँ, हॉस्पिटल्स में क्या होता है, जो नर्सिंग का स्टाफ है, जो हॉस्पिटल स्टाफ है, लेबोरेटरी स्टाफ है, या डॉक्टर्स हैं, या अपने फार्मेसी स्टाफ है, वो सब कुछ मिलकर एक पेशेंट को रिलीफ करने की कोशिश करते हैं, और वहां पर उस पर्सन को सारी प्रक्रियाएं और सारे चीजें अवेलेबल कराकर उस बीमारी से छुटकारा पाने में उसकी मदद करते हैं। आपातकालीन प्रदान करने के लिए सेवा, जनरल मेडिसिन, तीव्र देखभाल, प्रशामक देखभाल, न्यूनाधिक रूप में अच्छी तरह से बुनियादी प्रयोगशाला और नैदानिक इमेजिंग के रूप में समुदाय अस्पताल की भूमिका है। एक हॉस्पिटल किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, हॉस्पिटल की सारी फैकल्टीज मिलकर एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है, जैसे गार्ड, अपने नर्सिंग स्टाफ, लेबोरेटरी स्टाफ, स्वीपिंग स्टाफ, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और लैब टेक्नीशियंस, ये सब मिलकर एक अपना रोल प्ले करते हैं और पेशेंट को हेल्प करते हैं उसकी इलनेस से रिलीव होने में या उसे ट्रीटमेंट देने में। पेशेवर और समर्थन स्टाफ अपने घर समुदाय के रूप में, संभव के रूप में करीब इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक साथ काम करता है। अस्पताल की पॉलिसियों और प्रक्रियाओं का परिचय। हाँ, हॉस्पिटल्स की क्या क्या पॉलिसीज हो सकती है, क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, उसका अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रशासन की गतिविधियां प्राथमिक रीढ़ है जो ये सुनिश्चित करती है कि एक अस्पताल सुचारू रूप से चल रहा है, और ये सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों, रोगियों और आगंतुकों को उचित तरीके से नियंत्रित किया जा सके। अस्पताल एक प्रशासन को चलाने में मदद करने के लिए यात्रा नियमों, ड्रेस कोड, नीति, उपकरणों के अधिग्रहण, बिस्तर नीति और विभिन्न अन्य गतिविधियों के तक सीमित है। एक हॉस्पिटल्स के अंदर सारे जो भी जितना भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक नर्सिंग स्टाफ, लेबोरेटरी स्टाफ, स्वीपिंग स्टाफ, लॉन्ड्री स्टाफ, ट्रांसपोर्टेशन स्टाफ, फार्मेसी स्टाफ और इक्विपमेंट स्टाफ, स्टरलाइजेशन स्टाफ और ऑपरेशन थिएटर स्टाफ, ये सब मिलकर एक अपना रोल प्ले करते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि हमारी जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज है वो वेल एंड गुड तरीके से चल सके। हाँ, रूल और रेगुलेशंस भी जरूरी होते हैं। हॉस्पिटल में ड्रेस कोड होता है, पेशेंट का ड्रेस कोड अलग होता है, नर्सिंग स्टाफ का ड्रेस कोड अलग होता है, डॉक्टर्स, आरएमओ, इन सब का ड्रेस कोड अलग होता है, ओटी स्टाफ का ड्रेस कोड अलग होता है, स्वीपिंग स्टाफ का ड्रेस कोड अलग होता है,
ड्राइविंग स्टाफ का ड्रेस कोड अलग होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि ये एक मेन रूल और रेगुलेशन फॉलो करवाने के लिए, नियम और कानून जिंदगी में और अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। जो इंसान अपने नियमों और समय का पालन करते हुए चलता है वह एक पूर्णतः अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। मानव संसाधन प्रबंधन विभाग का प्राथमिक कर्तव्य ये सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी संगठन के नियमों और विनियमों का पालन कर रहे हैं, साथ ही इसका ध्यान रखा जा सकता है। स्टाफ के सदस्यों एक अस्पताल के एक महत्वपूर्ण घटक है, इसीलिए ये उनकी भलाई के लिए आवश्यक है, साथ ही उनके कौशल सेट में भी सुधार करने में प्राथमिकता देते हैं। हाँ, एक आप स्किल डेवलपमेंट भी करवा सकते हैं इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवा के। पंचुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंस होती है एक पेशेंट की लाइफ में और एक पर्सन की लाइफ में, वो भी हमें फॉलो करना चाहिए। अस्पताल की नीतियों के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? ये सुनिश्चित करने के लिए विभाग अपने कर्मचारियों को देखभाल कर रहा है, साथ ही ये सुनिश्चित करने के लिए उसके कर्मचारी सख्त प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं। नीति निर्देशों का एक ठोस सेट है और वर्तमान और भविष्य के निर्णय को निर्धारित करती है। ये दी गई परिस्थितियों में निर्णय लेने में भी सहायता करता है। नीतियां और आमतौर पर स्वीकृत अच्छी तरह से परिभाषित हैं, मानदंड अभ्यासों और मापन के आधार पर होती है। अभ्यास प्रश्न 2, स्वास्थ्य देखभाल में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? एक प्रक्रिया निर्देशों के एक लिखित सेट है। वे पूरे संगठन में प्रथाओं को मानकीकरण करते हैं। वे सुरक्षित कार्य अभ्यास को बढ़ावा देते हैं और बनाए रखते हैं। उपयुक्त सभी, इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। एक स्वस्थ देखभाल में सभी तरीके से प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। अस्पताल की नीतियों और स्वास्थ्य संबंधी के उद्देश्य। अस्पताल के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं मरीज की देखभाल करते समय कर्मचारियों को सही कदम उठाने के लिए जवाबदेह ठहराने में मदद करती है। अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे, इन केस अगर कोई इंसिडेंस हो जाता है तो वो उसे हम हमारी प्रोटेक्शन के रूप में यूज नहीं कर सकते। इसीलिए रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना बहुत जरूरी है। रूल्स एंड रेगुलेशन में जैसे अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो उसका कंसल्ट लेना जरूरी है, उसकी सहमति लेना जरूरी है और उसकी जो भी साथ में अटेंडर्स हैं उन्हें उसकी कंडीशन से पूरी तरीके से ओरिएंटेट कराना या अवगत कराना भी जरूरी है। तो ये भी एक हॉस्पिटल का रूल होता है। और पेशेंट के वाइटल्स टाइम टू टाइम लेना, पेशेंट की केयर टाइम टू टाइम कराना, पेशेंट की डेली लिविंग एक्टिविटी कराना, ये सब कुछ एक रूल्स में आता है। उसका जो भी पेपर वर्क है टाइम टू टाइम कंप्लीट करना, ये भी एक रूल्स में आता है। वे पूरे संगठनों में प्रथाओं का जवाब मान्यकरण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक रोगी को समान स्तर की देखभाल मिले। अस्पताल भर में मान्यकृत प्रथाओं मरीजों की सुरक्षा को सुरक्षित करती है और हमें ये बताती है कि अगर हम किसी पेशेंट को केयर दे रहे हैं तो वो एक प्रोटेक्टिव मैनर में दी जा रही है। ऐसे नहीं कि अपन कुछ भी अगर उसे प्रोसीजर कर रहे हैं तो वो अनस्टाइल तरीके से कर रहे हैं ताकि उसे इन्फेक्शन हो जाए। तो वो हमें सारी चीजें करने के लिए भी एक स्टाइल टेक्निक यूज करनी पड़ती है ताकि पेशेंट को हम क्रॉस इन्फेक्शन से बचा सकें। पेशेंट का हम टाइम टू टाइम पे वाइटल्स चेक कर रहे हैं, इसीलिए कि कहीं पेशेंट की कंडीशन बिगड़ रही है या सुधर रही है हमें पता चल सके। पेशेंट को डेली लिविंग एक्टिविटी करा रहे हैं ताकि उसे जल्दी से जल्दी हम क्योर कर सकें। पेशेंट को डाइवर्शन थेरेपी देते हैं ताकि उसका जो बीमारी है उसे जल्दी से क्योर होने में हेल्प मिल सके। पेशेंट की हाइजीन मेंटेन कर सके ताकि वो इन्फेक्शन से और प्रोटेक्ट रहे और उसकी जो बीमारी है वो कम होने में हमें मदद मिल सके। स्वास्थ्य देखभाल नीति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिशा निर्देश स्थापित करने में मदद करती है जो रोगियों को स्वास्थ्य संगठनों और हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को लाभ पहुंचाती है। प्रोटोकॉल होने से मानवीय त्रुटि और चिकित्सा निर्णयों के आसपास खराब संचार को रोकने में मदद मिल सकती है। अगर हम हॉस्पिटल में सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं तो हमें लेस एरर एनवायरनमेंट मिल सकता है। अगर कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता है, जैसे हम एक लाइक एग्जांपल, अगर हमें पता नहीं होगा
कि हमें पेशेंट को इंजेक्शन कैसे लगाना है, तो हम किस तरीके से लगाएंगे। हम ऐसे ही अगर किसी अनपढ़ गंवार को भी हम बोलेंगे कि आप जाइए और इस पेशेंट को ऐसे करके ये इंजेक्शन लगा दीजिए, तो वो लगा के आ जाएगा, पर वो क्या उसको पता नहीं होगा कि पहले वाइल को कैसे तोड़ना है, किस तरीके से हमें रिफिलिंग करनी है इंजेक्शन को, और उसे स्टाइल मैनर के अंदर किस तरीके से यूज करना है, और जो हम चीज दे रहे हैं तो उसका क्या एक्शन होगा, उसका क्या पेशेंट पे असर पड़ेगा, वो भी हमें पता होना चाहिए। और अगर पेशेंट को हमें नाम, उसका उम्र, सेक्स और उसकी जो बीमारी है या उसका जो डॉक्टर है उसके बारे में हमें पता होगा, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, ये एक हम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, उससे हमें क्या होगा कि हमारी जो एरर्स है, एरर बायस होगा जो होगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रियाएं। एक प्रक्रिया निर्देशों के एक लिखित सेट है जो किसी विशेष अधिनियम या घटनाओं के अनुक्रम के अनुमोदित और अनुशासित कार्यों का वर्णन करता है। अस्पताल के लिए नीतियां और प्रक्रिया मरीजों की देखभाल करते समय कर्मचारियों को सही कदम उठाने के लिए जवाबदेह ठहरने में मदद करती है। वे पूरे संगठन में प्रथाओं का मानकीकरण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक रोगी को समान स्तर की देखभाल मिले। अस्पताल भर में मानकीकृत प्रथाएं मरीजों को सुरक्षित रखती है। ये एक कानूनी आवश्यकता है कि एक व्यक्ति को नीतियों, प्रक्रियाओं और पत्र पर काम करने के सहमत तरीकों का पालन करना चाहिए। वे सुरक्षित कार्यों अभ्यास को बढ़ावा देते हैं और बनाए रखते हैं और उनका पालन करने में विफलता संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को जोखिम में डालती है। स्वास्थ्य देखभाल की प्रक्रियाओं के अंदर हम ले सकते कि अगर हम सही प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से हमें लेस बायस एनवायरनमेंट मिलता है या एरर फ्री एनवायरनमेंट मिल सकता है। अगर बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे पास में और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि कौन से पेशेंट को क्या मेडिसिन देनी है, तो अगर हम सारा प्रोटोकॉल फॉलो करके रखेंगे कि भाई जो पेशेंट की मेडिसिन है या डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उसको हम चेक कर लें, पेशेंट के पास में जो उसका नाम वगैरह सब कुछ, उसका जो भी इंट्रोडक्शन है या उसकी जो भी आइडेंटिफिकेशन है उसे हम पहले चेक कर ले और उसके बाद में उसे जाकर हम मेडिसिन दे, तो इससे क्या होगा कि हमको लेस एरर देखने को मिलेगी और हम लोग प्रोटेक्ट रहेंगे, जो स्टाफ है वो प्रोटेक्शन में रहेगा। इसी तरीके से अगर कोई पेशेंट नए हॉस्पिटल के अंदर एंटर करता है तो हम उसे अपनी जो भी हॉस्पिटल की फैसिलिटी है या जो भी कंसर्न वगैरह हम लेते हैं वो हम अगर तरीके से लेंगे या हमारा जो प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करके लेंगे तो हमें लेस एरर देखने को मिलेगी। और अगर पेशेंट आ रहा है और उसे हम कुछ भी नहीं बताते और डायरेक्ट एडमिट कर लेते हैं, तो अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो हमें हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि पेशेंट किस कंडीशन में आया था और किस कंडीशन में जा रहा है। इसीलिए हम सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं ताकि इन केस अगर कोई लीगल केस बनता है तो हम हमारा प्रोटेक्शन रख सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि हमने इस पेशेंट की कंपेनियन को या अटेंडर्स को पहले ही समझा दिया था कि इस पेशेंट की ये कंडीशन है और इस कंडीशन पे हम हमारे रिस्क पे इसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं और अगर इस ट्रीटमेंट के दौरान अगर इससे कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी तरीके की स्वास्थ्य में गड़बड़ होती है तो इसकी जिम्मेदार हम लोग नहीं होंगे। तो ये चीज हम एक प्रोटोकॉल फॉलो करके रखते हैं कि हमने हमारे फेवर के अंदर, हॉस्पिटल के फेवर के अंदर एक कंसर्न लेके रखा है। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे हम प्रूव कर सकते हैं। अगर हम पेशेंट को मॉर्निंग केयर देते हैं तो हम उस पर साइन करवाते हैं नर्सिंग स्टाफ के, और जो अगर कोई स्टूडेंट है या असिस्टेंट है तो उसका भी साइन होता है पेशेंट का। जब हम अगर पेशेंट को कैथेटर लग रहा है कि कब कौन से टाइमिंग में पेशेंट का कैथेटर हमने एम्प्टी किया है तो वो कितना ml एम्प्टी किया है, तो उसमें हम उसको नोट करके रखते हैं ताकि हमें इनटेक और आउटपुट का पता लग सके कि पेशेंट ने कितना इनटेक किया, कितना आउटपुट हमें मिला है, पेशेंट को रिलीफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पेशेंट की कंपेनियन हम पे ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास में सारी टाइम टू टाइम एंट्रीज होती है और हमारे सीनियर्स को हम इन्फॉर्म करते हैं कि हमने ये काम किया है। इससे पेशेंट को हेल्प मिलती है कि उसका ट्रीटमेंट भी इजीली हो पाता है। स्वास्थ्य संबंधी नीतियों और प्रक्रियाएं। ये कानूनी आवश्यकता है कि एक व्यक्ति को
नीतियों, प्रक्रियाओं और पत्र पर काम करने की सहमत तरीकों का पालन करना चाहिए। वे सुरक्षित कार्य अभ्यास को बढ़ावा देते हैं और बनाए रखते हैं, और उनका पालन करने में विफलता संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को जोखिम में डालती है। अगर हम ये सब चीज फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोगों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। स्वास्थ्य देखभाल नीति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिशा निर्देश स्थापना करने में मदद करती है जो रोगियों, स्वास्थ्य संगठनों और हमारी त्रुटियों और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को लाभ पहुंचाती है। प्रोटोकॉल होने से मानवीय त्रुटियां, चिकित्सा निर्णयों के आसपास खराब संचार को रोकने में मदद मिल सकती है। हाँ, एरर फ्री एनवायरनमेंट मिल सकता है, डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट करने में हेल्प मिलेगी, पेशेंट, नर्सिंग स्टाफ को भी हेल्प रहेगी कि अगर वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए चलते हैं तो अगर पेशेंट ज्यादा भी होते हैं तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप वर्क किया है, उससे उन्हें प्रॉब्लम कम होगी और पेशेंट को ट्रीटमेंट अच्छे से मिल पाएगा। बेहतर आंतरिक संचार और प्रक्रियाएं। अस्पताल एक कर्मचारी प्रतिनिधि दर्जनों रोगियों और अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ बातचीत कर सकता है। जैसे ही वे रोगी की देखभाल किसी अन्य डॉक्टर या नर्स को सौंपते हैं, संचार महत्वपूर्ण है। अस्पताल के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं आंतरिक संचार को बेहतर और व्यवस्थित करती है। प्रभावी संचार के बिना स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक टीम के बजाय व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेते हैं, यह हानिकारक हो सकता है। अगर अपन सेल्फ डिसीजन लेते हैं तो ये अपने लिए हार्मफुल हो सकता है कि हाँ, मैंने सेल्फ डिसीजन लिया है, मैं कोई कंसर्न वगैरह नहीं लूंगा और डायरेक्ट पेशेंट को ट्रीटमेंट दूंगा, तो उसकी वो हमारे लिए इन फ्यूचर हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए हमें टीम वर्क करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे सीनियर को या डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवा में अच्छा आंतरिक संचार टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा देता है। अस्पताल की नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रकार। अस्पताल सामाजिक प्रणाली का हिस्सा है जिसमें फिर से नैदानिक सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं, सहायक और उपयोगिता सेवाएं जैसे कि डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल, प्रशासनिक कर्मचारियों जैसे लोगों के समूह के साथ सब सिस्टम में है जो मरीजों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हॉस्पिटल, जो सारा हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर डॉक्टर, नर्स, लेबोरेटरी स्टाफ, लॉन्ड्री स्टाफ, ट्रांसपोर्टेशन स्टाफ और ये सब लोग एक साथ मिलकर वर्क करते हैं, तभी हॉस्पिटल का सिस्टम वर्क करता है। प्रत्येक अस्पताल या स्वास्थ्य सेवा संगठनों को कोई नीतियां और प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है। अस्पताल की नीतियों और प्रक्रियाओं में कई तरह के अभ्यास शामिल होने चाहिए। दवा लिखने से लेकर मरीजों के रिकॉर्ड को संभालने तक, मुलाकात के नियमों तक सब कुछ हमें फॉलो करना चाहिए। इतने सारे अलग अलग क्षेत्रों में नीतियों के साथ अस्पतालों के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से व्यवस्थित और आसानी से खोजा जा सकता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वर्क करने का और रूल्स अलग अलग हो सकते हैं, पर इससे हमें एक फ्लो मैनर में वर्किंग कंडीशन मिलती है। उन्हें अलग अलग विभागों या भूमिकाओं के लिए अलग अलग हैंडबुक में बांटा जा सकता है, और हालांकि कई नीतियां दूसरों से जुड़ी होगी, उन्हें प्रकार के आधार पर सामूहिक करना मददगार हो सकता है। हाँ, एक पेशेंट अगर एक इस वार्ड से दूसरे वार्ड में जाता है तो उसकी भी हम एंट्री करवाते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को इस वार्ड में रेफर किया गया ड्यू टू दिस कंडीशन, उस कंडीशन खराब होने के। जनरल वार्ड से पेशेंट आईसीयू में जाता है तो क्यों जा रहा है उसकी भी हम एंट्री करते हैं, ताकि हमें एरर फ्री और बायस फ्री एनवायरनमेंट मिल सके। यहाँ कुछ अलग प्रकार की नीतियां दी गई है जो हर अस्पताल में होनी चाहिए। तो देखते हैं हम कौन कौन सी नीतियां हैं जो हर हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए। फर्स्ट है प्रशासनिक नीतियां। प्रशासन की गतिविधियां प्राथमिक रीढ़ है जो ये सुनिश्चित करती है कि एक अस्पताल सुचारू रूप से चल रहा है। ये सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों, रोगियों और आगंतुकों को उचित तरीके से नियंत्रित किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो होती है वो सब पूरे हॉस्पिटल को एडमिन की तरह वर्क करती है। संसाधन प्रबंधन नीतियां, रिसोर्सेज मैनेजमेंट पॉलिसी जिसे हम बोल सकते हैं एचआर डिपार्टमेंट। मानव संसाधन प्रबंधन विभाग का प्राथमिक कर्तव्य है कि सुनिश्चित करें कि कर्मचारी संगठनों के नियमों और विनियमों का पालन कर रहे हैं। साथ ही इसका ध्यान रखा जा सकता है कि स्टाफ के सदस्य एक अस्पताल के एक महत्वपूर्ण घटक है। एचआर पॉलिसीज में क्या होती है, जो
एचआर मैनेजमेंट होता है वो ये देखता है कि पर्सन जो है हमारे हॉस्पिटल के पर्सन वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, वो हमारे जो नियम है, जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनको फॉलो कर रहे हैं, जैसे पंचुअलिटी, रेगुलरिटी, वर्किंग कंडीशन, और जो अपना काम कर रहे हैं उसे ध्यान लगा के कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं जो स्टाफ है वो लापरवाही तो नहीं कर रहा है कि काम किया तो किया, नहीं किया तो कोई नहीं, पेंडिंग में छोड़ रखा है। ये सब कुछ हमें एचआर मैनेजमेंट चेक करता है। फिर है देखभाल नीतियां प्रदान करना, प्रोवाइडिंग केयर पॉलिसीज। हाँ, एक हॉस्पिटल के अंदर केयर पॉलिसीज भी होती है। एक अस्पताल का मूल उद्देश्य अपने रोगियों को देखभाल करना है कि नीतियों और प्रक्रियाओं मैनुअल का सबसे व्यापक सेट इस विभाग को निर्देशित किया गया है। इस तरह की नीतियां पोषण गाइड, रोगी और परिवार की शिक्षा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा, प्रवेश और निर्वहन, रोगी कॉल बैंक, रोगी अधिकारों की जिम्मेदारियों के साथ साथ कई अन्य विषयों का कवर करती है। उदाहरण के लिए प्रत्येक विभाग के लिए नीतियां भिन्न हो सकती है। एक वार्ड में किस तरीके से पेशेंट को केयर मिलती है, जैसे लाइक एग्जांपल, अगर पेशेंट जनरल वार्ड में एडमिट है तो उसे डेली लिविंग एक्टिविटी कराना, उसके हाइजीन मेंटेन करना, उसे मॉर्निंग केयर देना, इवनिंग केयर देना, आफ्टरनून केयर देना। अगर ऐसी कंपेयर करते हैं हम, अगर पेशेंट सर्जिकल वार्ड में है तो सर्जिकल वार्ड में भी पेशेंट को सब कुछ सेम रहेगा, बस वहां पर जाके उसकी ड्रेसिंग में चेंजेस आ जाएगा। पेशेंट की जहाँ सर्जरी हुई है, डॉक्टर का जो विजिटिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, और पेशेंट की जो वाइटल्स वगैरह है ये सब कुछ रहेगा। पर जो पेशेंट की सर्जरी साइट है वहां पर ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, वुंड हीलिंग कैसे हो रही है, ये सब कुछ भी चेक करना ऐड हो जाता है। फिर आता है मेडिसिन पॉलिसी। फार्मेसी और अस्पताल के बड़े विभागों में से एक है। ये आवश्यक है कि विभाग ये सुनिश्चित करने के लिए कि दिशा निर्देश एक सख्त सेट का पालन करें और कोई गलती या दुर्घटना ना हो, अन्यथा हो सकती है पर्चे से दवा के नमूनों को संभालने से। यह महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी सख्त नीतियों का प्रक्रियाओं का पालन करें। फार्मेसी डिपार्टमेंट भी एक मेन रोल प्ले करता है। डॉक्टर ने अगर मेडिसिन लिख दिया है तो नर्सिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है, अगर पेशेंट आईपीडी में है तो पेशेंट की मेडिसिन को सही रूप तरीके से लिख के फार्मेसी में पहुंचाए। फिर फार्मासिस्ट क्या करेगा, उस मेडिसिन की स्लिप को देखेगा और जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है या जो नर्सिंग स्टाफ ने लिखी है उसी अकॉर्डिंग मेडिसिन देगा। अगर पेशेंट को अगर एग्जांपल देखते हैं, पेशेंट को बोला गया है कि उसे पैरासीटामोल मेडिसिन देना है, पर अगर पेशेंट को वो डाइक्लोफिनेक मेडिसिन दे देता तो ये भी एक बायस क्रिएट कर सकता है, एरर क्रिएट कर सकता है। सूचना प्रबंधन नीतियां, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पॉलिसीज। अंत में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक अस्पताल अपनी जानकारी कैसे साझा करता है। ये जानकारी एक स्टाफ सदस्य, रोगी या आगंतुकों से संबंधित हो सकती है। एक संगठन के लिए ये सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि हर कोई गोपनीयता के एक सख्त कोड का पालन कर रहा है और किसी को अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा है, इसीलिए ऐसी नीतियों में शामिल किया गया है। सूचना प्रबंधन नीतियां, इंफॉर्मेशन, अगर कोई पेशेंट कोलैप्स हो गया है, जैसे कोई पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ गया है, तो अपन कोड वर्ड में एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि 104 या 109 इस तरीके से बोलते हैं। तो 109 जैसे अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट का स्टाफ आकर उस कंडीशन को सही करता है। अभ्यास प्रश्न 3, निम्नलिखित में से अस्पताल की नीतियां और प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? प्रशासनिक नीतियां, संसाधन प्रबंधन नीतियां, देखभाल नीतियां प्रदान न। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अस्पताल प्रशासनिक नीति, संसाधन प्रबंधन नीति, देखभाल नीतियां सब कुछ इंक्लूड करता है। थैंक यू। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।